हेलो, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के वो क्वेश्चंस जो सीबीएसई सैंपल पेपर में आए हुए हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। इवन मैं ये कहूंगी कि इस चैप्टर से कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन हैं जो आते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसको ड्रॉ करना या इसके जैसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे वो आपसे पूछ सकते हैं कि सर्कुलर लूप में, अभी तो इन्होंने आपसे पूछा है करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, करेक्ट। हो सकता है वो आपसे लूप का पूछ लें, है ना, वो आपसे सोलेनॉइड पूछ लें, वो आपसे बार मैग्नेट पूछ लें। तो जो भी आपके बुक में गिवन है, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन है, वो सब आप याद करके जाना। अभी फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसपे करंट का डायरेक्शन विल डिसाइड कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। बट डायग्राम आपका ऐसा ही होगा। लेकिन क्या आप अपना इसमें खत्म करेंगे आंसर? नो, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग डायरेक्शन जरूर मेंशन करें। मतलब अगर मेरा डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मान लीजिए ये P है और ये Q है और मेरा डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कहाँ होगा? दिस विल बी डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? ये आपका जो थंब है, ये करंट का डायरेक्शन शो करता है, एंड दिस पाम ये शो करता है कि ये किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर मेरा करंट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा। ठीक है, नाउ दिस डायरेक्शन, यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा डायरेक्शन होगा ये। और अगर आप इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देते, आप ये वाला डायरेक्शन कर देते, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता। सॉरी, दिस विल रिमेन सेम, रिवर्स हो जाता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के सारे ही आप डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट, अ सर्किट कंटेन्स अ बैटरी। एक सर्किट है जिसमें बैटरी है, वेरिएबल रेजिस्टर है, सोलेनॉइड है। फिगर बिलो शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द सोलेनॉइड। तो ये रहा सोलेनॉइड, और इसमें आप देख रहे होंगे कि करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं, क्योंकि करंट है तो फील्ड तो क्रिएट होगा। हमसे पूछा जा रहा है स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। कैसे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ये तो थ्योरी है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? क्लोज होंगी। तो क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतनी ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं। ये तो थ्योरी है। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होंगी, उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे। अगर मैं यहाँ बात करूं, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सबसे ज्यादा पास सोलेनॉइड के अंदर है। आप देख रहे हैं सोलेनॉइड के अंदर जो लाइंस है वो काफी पास पास है। हम्म, क्यों? तो इसका मतलब इनसाइड द सोलेनॉइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट होता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। तो अगर आप करंट को रिवर्स करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा। ओके, बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, with the help of a labeled circuit diagram wire, describe an activity to illustrate the pattern of magnetic field lines around a straight current carrying conductor। तो स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रिक होती है, ये बात आपको प्रूव करनी है एक एक्टिविटी से। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में जहां पर भी ये वाला डायग्राम बना हुआ है ना, इसके साथ जो एक्टिविटी एसोसिएटेड है, वही इसका आंसर है। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं कि हम इस एक्टिविटी में क्या क्या ले रहे हैं। हम वेरिएबल रजिस्टर ले रहे हैं, एमीटर ले रहे हैं, की ले रहे हैं, बैटरी ले रहे हैं, की ले रहे हैं, एक कार्डबोर्ड ले रहे हैं, इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल कर दिए बहुत सारे आयरन के ग्रेन्यूल्स, और फिर हमने करंट फ्लो करवाया, तो ये आयरन ग्रेन्यूल्स जो थे, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज हो गए, विच शोज कि अगर आप स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास करवाते हैं, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कॉन्सेंट्रिक होगी। बेसिक, इजी सा। अब सवाल, और दो सवाल। पहला तो रूल, किस रूल से पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए, अगर बात स्ट्रेट वायर की है, स्ट्रेट वायर की है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो कोई और रूल नहीं, एक ही फिक्स रूल है, वो है राइट हैंड थंब रूल। आपको इसी को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी आपकी बुक में सिर्फ दो रूल्स हैं,
इसको यहाँ यूज करना है। इज देयर अ सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ थिन बीम ऑफ मूविंग अल्फा पार्टिकल, एंड देन यू हैव न्यूट्रॉन्स। ये आ गया यहाँ कंसेप्ट कि क्या अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा था ना, अभी तो इस वायर पे क्या फ्लो कर रहा था, करंट। ये कहते हैं अब हम करंट फ्लो नहीं करवाएंगे, अब हम अल्फा पार्टिकल्स को फ्लो करवाएंगे। तो क्या तब भी मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होगा सिमिलर तरीके से? तो ऑफ कोर्स यस। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। अब आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता, ये वाली बात तो पता होनी चाहिए थी क्लास 10th, क्योंकि क्लास 9th में रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को ही यूज किया था, और वहां हमने पढ़ा था कि ये डबल हीलियम चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो ये करंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या न्यूट्रॉन्स ऐसा करेंगे? नो। न्यूट्रॉन्स ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, और अगर उनपे चार्ज नहीं है तो वो करंट की तरह बिहेव नहीं कर सकते, और अगर वो करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Suppose your parents have constructed a two-room house and you want that in the living room, वहां पे क्या क्या आप चाहते हो कि लिविंग रूम में एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो, फैन हो, रेफ्रिजरेटर हो, एक प्लग पॉइंट हो हैवी अप्लायंसेस के लिए, है ना, यहाँ लिखा है ना अप टू 2 किलोवाट, मतलब आप हैवी अप्लायंसेस के लिए एक प्लग पॉइंट चाहते हैं। आपको एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना था जिसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज हो, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज हो, अर्थिंग भी हो। Indirectly or directly, they are just asking you to make this diagram, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लास्ट पेज पर है। क्योंकि देखिए यहाँ अर्थ वायर ये रहा, उन्होंने फ्यूज की बात करी वो ये रहा। अब मैं इसको लिविंग रूम कंसिडर कर लेती हूँ। तो आप मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक बल्ब है, दिस इज फॉर बल्ब। यहाँ पे फैन, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर, और ऐसा ही एक और वायर आप यहाँ पे लाके बना देना, वहां पे लगा देना प्लग पॉइंट, है ना, ये ब्लैक वायर, लाइव वायर, सारी वायर्स कनेक्ट कर देंगे। बाकी एज इट इज डायग्राम ये ड्रॉ करना है आपको। जब बात आपसे ऐसा हो जाए ना कि रूम, हाउस, तो ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आप यही डायग्राम ड्रॉ कर आएंगे। अब उसमें वो आपको क्या क्या लगाने के लिए कह रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप अपने स्विच बोर्ड या फिर आप ये बल्ब, फैन, रेफ्रिजरेटर, प्लग, ये सब अपना डिसाइड कर लेना कि कितना कितना लगाना है। ठीक है। ये इतनी सी चीज है कि आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर? अर्थ वायर का क्या फंक्शन है? अर्थ वायर इज फॉर सेफ्टी। ये सेफ्टी पर्पस के लिए है, क्योंकि ये क्या करती है, ये एक्स्ट्रा करंट को ग्राउंड तक लेके चली जाती है। अगर एक्स्ट्रा करंट ग्राउंड तक चला जाएगा तो आप शॉक से प्रिवेंट हो सकते हैं। एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ करंट के कारण जो शॉक लग सकता था, उससे प्रिवेंशन मिल सकता है हमें, इसीलिए अर्थ वायर इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट के बारे में, हमें एक्सप्लेन करना है शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो देखो, शॉर्ट सर्किट कब क्या होता है, जब आपकी लाइव वायर विच इज रेड वन एंड न्यूट्रल वायर ये टच हो जाए। बहुत ध्यान से समझ लेना, अगर आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच हो जाती है तो रेजिस्टेंस लो हो जाता है। तो रेजिस्टेंस लो हो जाता है, करंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और करंट इतना इंक्रीज हो जाता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दिस इज द रीजन बिहाइंड शॉर्ट सर्किट्स, कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच हो गए। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूजुअल करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर? फ्यूज वायर की क्या रेटिंग होती है अगर आप लाइट या फैन के लिए यूज कर रहे हैं? तब आप 5 एम्पियर तक का यूज कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा अप्लायंस है जिसमें बहुत हैवी पावर लग रही है, तब आप 15 एम्पियर का फ्यूज वायर यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर? ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया है। दो circular coil हैं, 1 and 2, which are kept close to each other as shown in the diagram. Coil 1 is connected to a battery, a key, and coil 2 with a galvanometer. State your observation in the galvanometer. अब पहले तो galvanometer होता क्या है? Galvanometer आपको बताएगा कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, डिटेक्ट करता है द फ्लो ऑफ करंट। एमीटर करंट मेजर कर देता है,
गैल्वेनोमीटर हम सिर्फ तब लगाते हैं जब हमें पता करना है कि यहाँ से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, जस्ट फॉर दैट। ठीक है। एमीटर विल गिव यू द एम्पियर्स ऑफ करंट, कि कितना करंट फ्लो हुआ। वोल्ट मीटर तो वोल्टेज के लिए था। तो कंफ्यूज मत होना। और अब क्वेश्चन को समझो। इन्होंने कहा है कि दो सर्कुलर कॉइल्स हैं, एक कॉइल 1 है, एक कॉइल 2 है, जो कि काफी पास रखे हुए हैं। कॉइल 1 को हमने बैटरी और की से कनेक्ट किया है, लेकिन कॉइल 2 पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है। अब हमें ऑब्जर्वेशन बतानी है। दो केसेस हैं। पहला केस है कि के जो था वो क्लोज था। क्लोज का मतलब है कि स्विच ऑन है। देखो, अगर स्विच ऑन होगी तो करंट तो फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो वो इससे भी फ्लो करेगा, और करंट इससे भी फ्लो करेगा, क्योंकि ये देखिए, ये है ना, ये कनेक्ट कर रहा है इसको। तो ये दोनों सर्किट कनेक्टेड है। करंट अगर फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा। यानी ए पार्ट, आई विल से कि गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। सिंपल बात। अब समझते हैं, अगर की के को ओपन कर दें। अब बी केस में कहते हैं कि आपने अब अपनी स्विच जो है वो ऑफ कर दी है। अगर आप स्विच ऑफ कर देते हैं, मैं मान रही हूँ करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है ना, करंट अब फ्लो नहीं करेगा, इधर भी फ्लो नहीं करेगा, इधर भी फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप करंट को रोक रहे हो तो जो गैल्वेनोमीटर की निडल थी, क्या वो रिवर्स डायरेक्शन में आकर नहीं रुकेगी? ऑफ कोर्स रुकेगी। डिफ्लेक्शन करने का मतलब क्या है कि जो जीरो से वो आगे जा रहा था बार बार। ठीक है, इट इज डिफ्लेक्टिंग। डिफ्लेक्टिंग आपने रोक दिया तो क्या निडल यहीं रुक जाएगी? नहीं ना, इट विल मूव टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, वो जीरो तक आएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे कि निडल ऑफ गैल्वेनोमीटर विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। निडल ऑफ galvanometer will move in opposite direction. करंट जब रुक चुका है उसके बाद का सीन अलग है, लेकिन अगर करंट ऑन था फिर आपने ऑफ किया तो आंसर अलग है। इस बात का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मैंने एक ही डाला है, लेकिन ऐसा कम से कम 3 बार सैंपल पेपर में दिया है सीबीएसई ने, इसी डायग्राम के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में ये। नेक्स्ट, PQ इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पे आप देखिए, PQ को एक करंट कैरिंग कंडक्टर बताया इन द प्लेन ऑफ अ पेपर। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट R एंड पॉइंट S। R और S पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। करंट कैरिंग कंडक्टर है तो एक ही रूल है जिसे यूज करना है, वो है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में दिस इज योर करंट, है ना। और अब आपको R और S पे अपनी अपनी डायरेक्शन देखनी है। मैं यहाँ से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपका थंब इस डायरेक्शन में है तो आपका पाल्म इस तरफ रोटेट करेगा। आप ट्राई करिए इस चीज को, कि आपका थंब ऊपर की तरफ जा रहा है तो पाल्म ऐसे जा रहा है ना। वीडियो में थोड़ा समझना मुश्किल होगा, बट जस्ट ट्राई इट विद मी। थंब ऊपर जा रहा है और आपका हाथ ऐसे जा रहा है, राइट। विच इज शोइंग कि आर का जो डायरेक्शन है ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। हाँ, पेपर पे ही तो करंट वो था, वायर था। तो अगर मेरे पेपर की तरफ, अगर ये पाल्म आप पेपर की तरफ, आपका पाल्म जो है वो स्क्रीन की तरफ जा रहा है, विच मीन्स कि आर की डायरेक्शन है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है। और एस की डायरेक्शन जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगी, विच इज आउट ऑफ द प्लेन, क्योंकि अभी भी मेरा हाथ यही है, ये पूरा ऐसे घूम रहा है। ठीक है, बट जिस तरफ आर था उसके ऑपोजिट पे एस है, तो एस के लिए तो हम बाहर आ गए ना, हम अब आउट ऑफ द प्लेन आ गए हैं। तो फॉर एस इट इज आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, ट्राई करना। बिना प्रैक्टिस के ये चीज नहीं होगी। सेकेंड क्वेश्चन में दे आर आस्किंग कि R1 इज ग्रेटर देन R2। आपका जो ये R1 है, दिस डिस्टेंस, ये ज्यादा बड़ा है R2 के कंपैरिजन में, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका बड़ा होगा भाई? ऑफ कोर्स S का लार्ज होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जितना पास होगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो डिस्टेंस कम, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड कम, तो ऑब्वियसली एस के पास स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट, इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द वायर इज रिवर्स्ड। पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन आया कि हम करंट की डायरेक्शन बदल रहे हैं, अब क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन बदल जाएगी, इतना टेंशन की बात ही नहीं है।
भाई अगर आप करंट की डायरेक्शन बदलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। फोर्थ, एक्सप्लेन द रूल। कौन सा रूल यूज कर रहे हैं हम तब से? विच रूल आर वी यूजिंग? वी आर यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। बताइए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ऐसा था जहां पे आपको दिमाग लगाना था, उसके बाद सेकंड थर्ड और फोर्थ में तो इतना मेहनत भी नहीं है। कितने आसानी से 3 मार्क्स तो आप मिनिमम ले ही सकते थे, और वो एक और मार्क्स लेने के लिए आपको करनी है बस बेसिक प्रैक्टिस। हो जाएगा बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड द लास्ट, मैंने बोला था ज्यादा नहीं है, तो ये लास्ट क्वेश्चन ही है। और ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे बात हो रही है एक सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग हेलिकल कॉइल ऑफ वायर थ्रू विच अ करंट इज रन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है कि सोलेनॉइड से हम करंट पास करवाते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो। जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड है इज द सुपर पोजिशन ऑफ द फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ईच कॉइल। तो हर कॉइल से जो करंट जा रहा है उसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, which is nearly uniform inside the solenoid and close to zero outside, which is and also similar to the field of bar magnet। ये सारी बातें एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली बोली है। ये सोलेनॉइड में यूनिफॉर्म होता है, बाहर की तरफ ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, बार मैग्नेट के जैसा ही होता है इसका फील्ड, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो ये सारी बातें तो हमें पता है। अब आओ काम की बात पे। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन फ्यू फैक्टर जैसे कि करंट इन द कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। Following graph is obtained by a researcher while doing an experiment to see the variation of magnetic field with respect to current। यानी एक तरफ है करंट और एक तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। करंट मेजर हुआ है एम्पियर में और ये हुआ है मिली टेस्ला में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट टेस्ला है, अभी मिली टेस्ला में इन्होंने किया है। पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी, ये हाँ सब फंसेंगे सब। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन लीनियर सोलेनॉइड। बेसिकली सोलेनॉइड में किस तरीके का एनर्जी कन्वर्जन हम देख रहे हैं? क्या हम मैकेनिकल टू मैग्नेटिक देख रहे हैं? ये तो बिल्कुल ही नहीं, मैकेनिकल तो नहीं। इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, या मैग्नेटिक टू मैग्नेटिक वाला भी नहीं। अब फंसने की बात है ये और ये, जिसपे सब बिना सोचे समझे बी ऑप्शन को करेंगे, बट बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हाई सी इज करेक्ट? क्योंकि फाइनली मैकेनिकल तरीके से ही यूज हो रही है एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को क्रिएट करना ये सोलेनॉइड का काम है, लेकिन आप फाइनली जब यूज कर रहे हैं तब आप मैकेनिकल एनर्जी यूज कर रहे होते हैं। तो इन सोलेनॉइड इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल चेंज है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इजी। व्हाट विल हैपन इफ अ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? सॉफ्ट आयरन बार को सोलेनॉइड में रखोगे तो क्या होगा? वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या वो मैग्नेटाइज्ड उतनी ही देर के लिए होगा जितनी देर उसमें करंट है, या वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा? तो जब तक उसमें करंट है वो मैग्नेटाइज रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड आर सिमिलर टू बार मैग्नेट। ये तो उन्होंने पैराग्राफ में भी दिया है और आपको याद भी होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द ग्राफ आप डिड्यूस करो कि कौन सी बात सही है। पहली बात जो इन्होंने कही है वो है कि अगर करंट 0.8 एम्पियर है तो मैग्नेटिक फील्ड 13 मिली टेस्ला है। ठीक है, देखते हैं ग्राफ को देखें। ग्राफ कहता है, देखिए 0.8 पे मुझे तो दिख ही रहा है, ये रहा 0.8, और इसमें अगर मैं देखूं तो ये समवेयर यही है, जो कि ठीक है 12 और 14 के बीच में है, तो यहाँ पे मैं मान सकती हूँ कि ये 13 है। तो फर्स्ट वाली बात मुझे सही लग रही है, बाकी भी पढ़ के देखो। और लार्जर करंट्स, अगर करंट को बढ़ा देते हो आप लोग तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन लीनियरली बढ़ेगी। करंट बढ़ा देने से मैग्नेटिक फील्ड नॉन लीनियर हो जाएगा, ये वाली बात तो ग्राफ को देख के पता भी नहीं चल रही। 1 एम्पियर कोई बहुत ज्यादा करंट नहीं है, 1 एम्पियर तक तो फिर भी लीनियर गया है, उसके बाद क्या होता है ये वाली बात तो ग्राफ बता ही नहीं रहा, तो हम डिड्यूस तो कर ही नहीं सकते, अंदाजे लगाने नहीं है अपने को बैठ के। नेक्स्ट, फॉर अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड इज 1.3। ये तो अभी अभी हमने चेक किया, 1.3 तो है ही नहीं, ये है नहीं। देयर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0.8 एम्पियर करंट। ये कैसी बात कर दी इन्होंने? अभी अभी हमने देखा था भाई, इनफ इंफॉर्मेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। नाउ लास्ट, इसी का लास्ट एमसीक्यू। आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ, ग्राफ को एनालाइज करने के बाद स्टूडेंट ने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी, इनमें से कौन सी सही है बतानी है। पहली स्टेटमेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? नो, रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ऑफ कोर्स, करंट बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ना, तो डायरेक्टली है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। मतलब अगर आप करंट को 2 एम्पियर से बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना हो जाएगा। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात थी ये, है ना। हमें इनमें से सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन।
वहां सेकंड सही है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, नीचे ऑप्शंस थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, दैट्स इट, दैट्स द एंड फॉर दिस वीडियो। काफी कम क्वेश्चंस थे लेकिन सारे इंपॉर्टेंट, सारे। ओके, आई होप वीडियो क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।